भारत के अंदर ओबीसी का बजट में हेड नहीं होना। भारत के बजट में जैसे एससी एसटी सब प्लान है वैसा एससी एसटी सब प्लान ओबीसी का नहीं होना, ये आज के समय में ओबीसी के डेवलपमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज के समय में यदि ओबीसी की डेवलपमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो मैं समझता हूं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो केंद्रीय बजट में और राज्य के बजट में ओबीसी का कोई हेड नहीं है। ओबीसी के एमएलए एमपी तो है लेकिन ओबीसी के बजट का हेड नहीं है, ओबीसी का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, ओबीसी का डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, ओबीसी का जो है वो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर नहीं है, ओबीसी का कॉर्पोरेट्स मिनिस्टर नहीं है, ओबीसी का प्लानिंग मिनिस्टर नहीं है। ये ओबीसी की समस्या है, इस बात पर ओबीसी ने ध्यान देना चाहिए। और क्यों विशेषता ध्यान देना चाहिए, इसकी शुरुआत कहां से हुई? भारत के अंदर इसकी शुरुआत हुई काका कालेलकर कमीशन से। काका कालेलकर कमीशन से इसकी शुरुआत हुई जब बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान में आर्टिकल 16(4) अनुच्छेद 16(4) जब जो है भारत के संविधान में लिखा और भारत के संविधान में 21 फरवरी 1948 को ओबीसी का जन्म हुआ। बहुत सारे हमारे ओबीसी भाई बहन हैं, मेरे ओबीसी लोग हैं, वो इस बात को नहीं जानते कि ओबीसी भारत में जन्मा कैसे। कभी कभी वो पूछते हैं कि सर हम कैसे जन्मे। मैं उनसे कहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इज द फादर ऑफ ओबीसीज इन इंडिया। बाबा साहब अंबेडकर इज द फादर ऑफ ओबीसीज इन इंडिया। यदि 21 फरवरी 1948 के पहले आप जाकर देख लीजिए, ठीक है, मैसूर रीजन और वो आप कोल्हापुर रीजन का छोड़ दीजिए बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन, लेकिन सिस्टमैटिकली भारत के संविधान में जो ओबीसी की कैटेगरी बनाई गई, ओबीसी का सेटलमेंट जो बनाया, वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 21 फरवरी 1948 को बनाया। और बाबा साहब अंबेडकर ये चाहते थे, जो सितंबर 1951 में उन्होंने जो रिजाइन किया, तो बाबा साहब अंबेडकर के 4 मेजर रीजंस थे रिजाइन करने के नेहरू कैबिनेट से। उसमें एक रीजन था हिंदू कोड बिल, जो अक्सर हमें मालूम है महिलाओं का जो राइट्स की जो बात है, महिलाओं के समानताओं के अधिकार की जो बात है। दूसरा था फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेहरू गवर्नमेंट की विदेश नीति। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण था कि 340 के तहत जो कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का, उस कमीशन को फॉर्म नहीं करना, ये बाबा साहब अंबेडकर का जो है मेजर रीजन था, क्योंकि नेहरू उस कमीशन को नहीं बना रहे थे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा कि यदि मेरे मंत्री रहते हुए, लॉ मिनिस्टर रहते हुए भी यदि मेरे ओबीसी समाज का लिए अगर कमीशन भी नहीं बन सकता तो ऐसे मंत्री पद में मुझे बने रहने में कोई जो है वो दिलचस्पी नहीं है। बाबा साहब रिजाइंड एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद काका कालेलकर कमीशन बना। अब मजे की बात देखिए, कमीशन ओबीसी का तो चेयरमैन कौन होना चाहिए था? जम से बोलो भाई, कौन होना चाहिए था? लेकिन चेयरमैन बनाया एक ब्राह्मण को। आरएसएस का बेस भी पूना नागपुर 2 जगह है, तो वहां के इसको बनाया। अब काका कालेलकर ने कमीशन में अपनी रिपोर्ट तो दे दी, सर्वे किया कि कौन कौन पिछड़े वर्ग के लोग हैं, लेकिन उसके साथ काका कालेलकर ने 21 पेज का एक लेटर लिखा, फॉरवर्डिंग लेटर लिखा। और उस फॉरवर्डिंग लेटर में काका कालेलकर ने नेहरू को, प्राइम मिनिस्टर को जो फॉरवर्डिंग लेटर लिखा, उसमें काका कालेलकर ये कहते हैं कि आप चाहो तो ये मैंने रिपोर्ट दे दी, आप इस पर निर्णय लो, लेकिन आप यदि मेरा मत पूछते हो तो मेरा मत ये है कि सर्विस इज नॉट फॉर द सर्वेंट्स। सर्विस इज नॉट फॉर द सर्वेंट्स। नौकरियां नौकरों के लिए नहीं होती है, नौकरियां नौकरों के लिए नहीं होती है। ये माली, तेली, लोहार, कुमार, शाहू, यादव, कुर्मी, ये तो हमारी जो है सदियों से सेवा किया। मनुस्मृति में इनका धर्म हमने लिखा कि इनका धर्म है चाकरी करना, सेवा करना, हम लाते मारेंगे तो खाना, झूठा खाना। लेकिन कोई शूद्र जो है वो पढ़ लिख के जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, जज नहीं बन सकता, मिलिट्री का कमांडर नहीं बन सकता। ये मनुस्मृति का कानून था। ये जो शूद्र है, ये जो गुलाम है, ये जो हमारी नौकरी करने वाला है,
ये हमारे बगैर IAS IPS बन के कैसे बैठेगा? मैं नहीं चाहता कि वो यहां बैठे, इसलिए मैं इस रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। तो काका कलेलकर ने 21 पेज का लेटर लिखा, नेहरू ने उसी लेटर का रेफरेंस लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में रिजर्वेशन को लागू नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा कि आप अपने अपने राज्यों में जो है वो निर्णय ले। पर जिनको भारत का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मालूम है, वो ये लोग बात अच्छे तरह से समझते हैं कि भारत की जो IAS IPS एंड सेंट्रल सर्विसेज है, IAS IPS IFS एंड सेंट्रल सर्विसेज है, ये सबसे महत्वपूर्ण सर्विसेज है। भारत के जुडिशरी ये सबसे महत्वपूर्ण है, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। भारत को जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा है, उन लोगों को इस बात की समझ है कि भारत की जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है। आज भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रात को बैठा और उसका ये नतीजा आया जो आज कर्नाटका में आ रहा है। यदि 15 दिन दे दिए होते तो 100 करोड़ के 200 करोड़ रुपए में भी खरीद कर जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट बना लेती थी। इसलिए वी शुड रिस्पेक्ट द जुडिशरी। लेकिन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कहूंगा कि जैसे आप याकूब मेनन की केस में बैठे, जैसे कर्नाटका की केस में बैठे, एक दिन SC ST के लिए, OBC के लिए भी तो रात को कोर्ट खोलो। हम भी एक केस लेकर आपके पास आते हैं, आप रात को जो है कोर्ट खोलो, एक बार हम भी केस आते हैं, क्योंकि आप हर रात सोते हो, लेकिन हमारा समाज 3500 साल से सोया नहीं है। जब से आर्यन इन्वेजन भारत में हुआ, दुख तकलीफों में है। एक दिन हमारे लिए भी कोर्ट खोलो तो हम मान जाएंगे कि सही में देश में न्याय है। तब तक मुझे लगता है कि हमको मानने में जल्दबाजी नहीं करना है। तो जजेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, IAS IPS इंपॉर्टेंट होते हैं, IFS इंपॉर्टेंट होते हैं, सेंट्रल सर्विसेज इंपॉर्टेंट होती है। नेहरू के इस डिसीजन की वजह से, कांग्रेस के इस डिसीजन की वजह से पूरे 1992 तक, इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट तक, जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तब तक भारत का OBC ये IAS IPS IFS सेंट्रल सर्विसेज में नहीं गया। और उसी का ये कारण है कि आज भी हम देख रहे हैं कि 27% आरक्षण है। वो भी आरक्षण 50% लोगों को 27% है, लेकिन उस 27 में भी आज भी 16% का बैकलॉग ग्रुप A और ग्रुप B के अंदर में है। और मैं समझता हूं कि जब तक इस देश का OBC इस बात को नहीं समझेगा कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों ही ब्राह्मणिकल पार्टीज है। ये हमारा वोट ले लेती है, हमारे MLA MPs को चुनकर लाती है, लेकिन हमारे चाहे 50 MLA आ जाए, चाहे हमारे 100 MP आ जाए, चाहे हमारे 125 MP आ जाए, पार्टी सिस्टम में 10 शेड्यूल के अंदर हमको बॉन्ड्समैन बनाया है। 10वीं अनुसूची जो भारत के संविधान में राजीव गांधी के पीरियड में लाई, उसके अनुसार कोई भी MLA MP आज फ्री नहीं है, वो बॉन्ड्समैन है। कैसे बॉन्ड्समैन है कि आप एंटी डिफेक्शन के लिए तो ठीक है, जहां वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इश्यू है वहां आप पार्टी विप इश्यू करो, क्योंकि मेजॉरिटी प्रूव करने का जो है वो इश्यू है। वहां पर आप कह सकते हो कि नहीं, जिस पार्टी से चुन के आया उसको वोट करो। लेकिन नीतिगत मामलों में जब बिलों के ऊपर वोटिंग होती है और कोई OBC का MP हो, कोई SC ST का MP हो, यदि वो बीजेपी और कांग्रेस से चुन के गया है तो वो अपने मत से यदि वोट कर दे पार्टी के लाइन के आदेश के अनुसार, विप को वायलेट करके, तो उसकी सदस्यता समाप्त होती है। और 10वीं अनुसूची ने हमारे SC ST OBC के जो सांसद और विधायक है उनको बॉन्ड्समैन बनाया है, उनको बंधुआ बनाया है। इसलिए जो OBC के लोग, जो SC ST के लोग ये सोचते हैं कि हम तो बीजेपी में चुन के जाएंगे, हम तो जो है कांग्रेस में चुनकर जाएंगे, मैं समझता हूं कि उनसे ज्यादा नासमझ देश के अंदर और कोई नहीं है। तो इसलिए जब तक OBC समाज इस बात को नहीं समझेगा कि हमको अपने बलबूते के ऊपर में इस देश में हुक्मरान बनना है, इस देश की शासन और सत्ता और संपत्ति में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना है, तब तक मैं नहीं मानता कि OBC का कोई कल्याण इस देश में हो सकता है। लेकिन मैं भारत का वो पहला लीडर हूं जिसने इन चीजों के ऊपर बड़े डिटेल में जो है वो ध्यान दिया।